नाज़रीन आदाब, मेरा नाम अखलाक अहमद उस्मानी। हाजिर हैं दुनिया भर की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में आज दुनिया के मंजरनामे पे उभरते हिंदुस्तान की तस्वीर पर बात करेंगे। भारत एक करोड़ों आरजुओं और तमन्नाओं का मुल्क है। अपनी मजबूत मईशत, मुल्क की अव्वलियत वाली फ़ॉरेन पॉलिसी, बहादुर दिफाई अफवाज और उभरती नज़रियाती ताकत का नाम है, जिसे दुनिया उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं तीन खास मेहमान। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में SIS में प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे दोस्त भी हैं, शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। IDSA में सीनियर रिसर्च एसोसिएट राजीव नयन साहब हमारे सीनियर हैं, शुक्रिया सर, आपको कई बार मैं अपने आर्टिकल में कोट भी करता हूं। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार, आप ICWA में सीनियर रिसर्चर हैं। आप तीनों मेहमानों का मैं खैर मकदम करता हूं। राजीव साहब, आप क्या मानते हैं कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी गुजराल डॉक्ट्रिन में थी, क्या मोदी जी पुरानी चीज़ों में से उसको आगे बढ़ा रहे हैं? हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, क्या हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, फीचर्स जो मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनका पहला जोड़ था आसपास के देशों के साथ संबंध का सुधार, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था भारत की एक छवि जो बनी हुई थी बिग ब्रदर की। उन्होंने बड़ा ही एक प्रयास किया कि इस छवि को नहीं आने दिया जाए। गुजराल डॉक्ट्रिन कुछ अलग थी, वहाँ पर कंसेशन देने की बात होती थी। मोदी जी ने बराबरी का साझेदार सारे पड़ोसी देशों को बनाया, और साथ से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात उभर कर आई वह थी कि पाकिस्तान के अलावा भी बाकी देश भी हैं इस भारत के जो नेबरहुड में। इस बात को उन्होंने जोड़ दिया। सार्क अगर नहीं चलती है तो दूसरी ऑल्टरनेटिव्स भी हमें लाना है। जो पहला उनका देश था जहाँ कि उन्होंने, और जो कहें कि फर्स्ट कंट्रीज जिसको कहते हैं, जहाँ वो गए वह था भूटान और नेपाल। छोटे राष्ट्र, जो कहा जाता है छोटे राष्ट्रों की सुरक्षा पर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रूप से ध्यान दिया। और देखिए डोकलम में जिस तरह से भूटान की सुरक्षा के लिए उन्होंने चीन के सामने खड़े हुए, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है। मोदी जी की विदेश नीति की एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि उन्होंने आश्वस्त किया अपने छोटे देश, जो पड़ोसी देश है, कि तुम्हारी सुरक्षा पर कोई भी आंच नहीं आने दिया जाएगा। हम तो नहीं असुरक्षित तुम्हें करेंगे, दूसरे देश जिनका कि एक आक्रामक रवैया है उन्हें भी हम तुम्हें नहीं क्षति पहुंचाने देंगे। यह पहला था। दूसरा जो उन्होंने एक अपनी नीति लाई वह थी सांस्कृतिक कूटनीति की नीति। उन्होंने संस्कृति पर काफ़ी जोर दिया, जो कि उनके इस जिसे कहते हैं विदेश नीति का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू था। अभी प्रोफेसर भारद्वाज ने बात की, उन्होंने कहा कि हम विकास के मार्ग में साझेदारी करेंगे। जैसा कि बताया कि बांग्लादेश के साथ हम डेवलपमेंट पार्टनर्स बनना चाहते हैं। हम अपने स्पेस प्रोग्राम को, हमने कहा कि बाकी जितने भी साउथ एशिया जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, आजकल हम धीरे धीरे इस शब्द को छोड़ते जा रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत पर ही केंद्रित है। उसके जितने सारे जो उनके पड़ोसी राष्ट्र है, यह भारत केंद्रित होते जा रहा है। और उन्होंने पाकिस्तान छोड़कर सबके लिए एक साझा विकास की नीति तैयार की और अपनी जो भी तकनीकी थी उसे मुहैया कराया। उसमें बांग्लादेश की बात आती है। बांग्लादेश में ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया। न्यूक्लियर जो अभी वहाँ पर पावर प्लांट्स इस्टेब्लिश करने जा रही है रूस के साथ, उसको ट्रेनिंग देने की बात कही गई। हमारे जो GCNEP है, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, उसमें आके बांग्लादेश के लोग ट्रेनिंग लेते हैं। जो सुरक्षा की कई बातें की गई। अभी हार्डवेयर के क्षेत्र में हम जो एक तरह से संबंध बनाने के लिए काफ़ी कारगर हैं। बांग्लादेश काफ़ी नज़दीकी से हमारे साथ आ रहा है। लेजर वॉल जो केवल ट्रंप के साथ जोड़ा जाता है, आज के दिन में हमने जहाँ जहाँ हमारी चुनौतियाँ हुई थी, हमने जमकर उसे बोला कि यह चुनौतियाँ हैं, हम खुलकर इसकी बात करेंगे। और लेजर वॉल तक जहाँ पर डिफ़िकल्ट टेरेन थे, जिसपे कि हम सुरक्षा बलों को नहीं रख सकते थे, वहाँ पर जिससे क्रिमिनल्स और अदर एलिमेंट्स एक्सप्लॉयट कर रहे थे, वहाँ पर हमने लेजर वॉल आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया। तो हम एक दूसरे के जो भी मिसगिविंग्स थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जिसे कह सकते हैं, उन सारी मेकनिज़म्स को हमने इस्तेमाल किया और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे भी सारे देशों को भारत पर, क्योंकि भारत देखिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और एशिया का एक महत्वपूर्ण राष्ट्र होते जा रहा है। चीन और भारत दो महत्वपूर्ण एशिया के जिसे कहते हैं आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र है। ये राष्ट्र हमसे जुड़ना चाहते हैं
और हमारी जो आर्थिक भागीदारी में वो भी चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़ें। तो इस तरह की एक जो पूरी जो फ्रेमवर्क है उसे बदल दी गई है। कहीं भी आक्रमण नहीं है, कहीं भी आक्रामक रवैया नहीं है। एक तरह से पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। अब वह भी बार बार बात करता है कि डायलॉग होने चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने चाहिए। इस तरह की बातें की जा रही है। हम नहीं चाहते हैं कि बाहर के कोई भी राष्ट्र आकर इस क्षेत्र में किसी भी तरह की जो बाधाएं उत्पन्न करें, और हम इस पर काफ़ी उस क्षेत्र में भी साझा अपना एक जो संबंध स्थापित कर रहे हैं। जी डॉक्टर अमित, इससे पहले कि हम सार्क और चाइना के ऊपर लंबी बहस करें, मैं चाहता हूं कि एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो छूट ना जाए, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि बड़े मुल्कों को जब हम उसका तज़किरा करते हैं तो छोटा या हमारा इंडियन ओशन छूट जाता है। इंडियन ओशन आउटरीच में आप क्या मानते हैं, हिंदुस्तान की जो पेशकदमी है वो किस तरह की है, और हमें हमारे जो ताल्लुकात हैं चाहे मालदीव से हो या किसी दूसरे ममालिक से, वहाँ हम कहाँ खड़े हैं, क्या इसमें और आगे सुधार की गुंजाइश है? इसमें हमें सबसे पहले देखना होगा कि इंडियन ओशन रीजन में जो पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है अभी। 1960s में, लेटर 1960s में चेंजेज आए, यहाँ ब्रिटिश विड्रॉल हुआ, उसके बाद यूएस फोर्सेज आए, सोवियत फोर्सेज आए, नेवीज आए इनके, तो इनके बीच राइवलरी चली। फिर 1990s, अर्ली 1990s में सोवियत विड्रॉल के बाद पावर सिनेरियो चेंज हुआ, जो पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ। यूएस बचा रह गया, सोवियत विड्रॉल हुआ। अब क्या चेंजेज आ रहे हैं, चाइना राइज, इंडिया राइज, दोनों की नेवी है, यहाँ दोनों के नेवी का प्रभुत्व बढ़ रहा है। इस सिनेरियो में जहाँ यूएस है, चाइना है और इंडिया का खुद राइज हो रहा है इस क्षेत्र में, इस सिनेरियो में इंडिया का क्या रोल होगा और चाइना रूस से राइज से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसे मैं देखना है। इंडिया की पॉलिसी क्या होना चाहिए। चाइना सेकंड इकोनॉमिक पावर है, इसके बढ़ते हुए क्लाउड को इस रीजन में हम इग्नोर नहीं कर सकते। मालदीव हो, मॉरिशस हो, सीशल्स हो, हर छोटे आइलैंड कंट्री में चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है। इंडिया को क्या करना है। 1991 में आफ्टर या उसके बाद लगातार इंडिया इंगेज कर रहा है ग्रेट पावर्स को, मिडिल पावर्स को, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स को। इंगेजमेंट बढ़ते जा रहा है। इंगेजमेंट या तो सिक्योरिटी फ्रंट पे है, इकोनॉमिक फ्रंट पे है, इससे इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। अब देखना है कि कैसे कोऑपरेट करे चाइना के साथ। क्या इंडिया कोऑपरेट कर सकता है इस क्षेत्र में, या राइवलरी की क्या गुंजाइश है। तो इंडिया को फूंक फूंक के कदम रखना है चाइना राइज को देखते हुए, और अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करना है। और इसमें मोदी गवर्नमेंट बहुत हद तक सक्सेसफुल हो रही। मालदीव्स हो या मॉरिशस हो, एजम्पसन आइलैंड का मुद्दा था, वो फिर भारत के पक्ष में हुआ। मालदीव्स में चाइनीज इन्फ्लुएंस की बात हम करें तो इंडिया ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई। अब मालदीव्स के साथ हमारे रिश्ते पहले से काफ़ी बेहतर हैं। सो इंडिया की पॉलिसी हाल के बरसों में छोटे आइलैंड की तरफ, इंडियन ओशन आइलैंड की तरफ काफ़ी सक्सेसफुल रही है। हमारा विजन ऑफ सागर जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा दिया गया, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमारा ये जो कंसेप्ट है सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा है। सबकी सुरक्षा, सबका विकास। इंडिया सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता है छोटे स्मॉल आइलैंड स्टेट्स को, और इसमें बहुत हद तक धीरे धीरे सक्सेसफुली हो रहा है। तो हम अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पीस एंड स्टेबिलिटी, जहाँ तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात होगी, इकोनॉमिक राइज की बात होगी, सबसे जरूरी इस रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी। पीस एंड स्टेबिलिटी कब आएगी, जब यहाँ सिक्योरिटी या सिक्योरिटी नॉन ट्रेडिशनल या ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, दोनों टाइप की सिक्योरिटी की बात मैं कर रहा हूँ, वातावरण सही होगा। जब सिक्योरिटी सही होगी, पीस का वातावरण होगा, स्टेबिलिटी होगा। जैसे ब्लू इकोनॉमी की आजकल बातें हो रही है, ब्लू इकोनॉमी कैसे डेवलप करेंगे। सीशल्स बात कर रहा है, सीशल्स पहले बहुत दिनों से उनके पास स्कोप था ब्लू इकोनॉमी डेवलप करने का, लेकिन नहीं कर पा रहा था। पायरेसी की घटनाएं होती थी आसपास के एरिया में, पायरेसी की घटनाएं में कमी आई, फिर ब्लू इकोनॉमी का ग्रोथ वहाँ शुरू हुआ। तो इंडिया काफ़ी हद तक इस छोटे कंट्रीज को, स्मॉल आइलैंड स्टेट को हेल्प कर सकता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। तो इंडिया का रोल काफ़ी पॉजिटिव है सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक फ्रंट पे, और ऐसे अंदेशा है, ऐसा हम सोच सकते हैं कि आने वाले समयों में जो हमारे सरकार की पॉलिसी है, मोदी सरकार की पॉलिसी है, और रिश्ते स्ट्रांग हो गए और चाइना फैक्टर को हम बैलेंस कर पाएंगे। संजय जी, पाकिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब भी हम हमारे पड़ोसियों की बात करते हैं।
आपको क्या लगता है कि जो हालिया जो टेंशन था उसके बाद से पाकिस्तान का जो हमारा रिलेशनशिप है उसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, फ्यूचर? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, आपने देखा कि हमारी एक पड़ोसी देशों के प्रति जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, हमने इनिशियली गुजराल के टाइम से देख लीजिए या खासकर मोदी जी के टाइम से, जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया उसके बाद जोर दिया कि सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए जाए और उसमें पाकिस्तान पे को भी उतनी ही वरीयता दी। और मोदी जी वहाँ गए भी, हर तरीके से कोशिश किया, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से और अपनी क्रियाकलापों से बाज नहीं आता है। उसका जो स्टेपल डाइट है वो आतंकवाद को सपोर्ट करना है, उसको कश्मीर के मुद्दे को उठाना है, उसको भारत विरोधी एक्टिविटीज़ अपने देश में भी करनी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करनी है। तो भारत ने बेसिकली 2 रीति नीति है जो कोशिश करता है पाकिस्तान के साथ। पहला हम करते हैं कि एक सॉफ्ट पावर स्ट्रेटजी है कि भाई पड़ोसी मुल्क है, हमारी एक लेगेसीज रही है, उनके साथ अच्छा दोस्ताना व्यवहार हो ताकि हमारे आर्थिक और सुरक्षा के हित की पूर्ति हो। और उसके लिए हमने पहले से ही हमेशा ही कोशिश किया है कि डिप्लोमेटिक वार्ता की जाए, हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हों, आपस में लोगों में एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों, एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी हमेशा रही है। जब पाकिस्तान बाज नहीं आया और टाइम एंड अगेन आतंकवादी गतिविधियों को जब आगे बढ़ाता रहा, जिसमें उरी है, पठानकोट है, जितने भी ये सारी अटैक्स हुए, उसके बाद भारत की जो दूसरी रीति नीति रही है वो है हार्ड पावर की। और हमने हार्ड पावर में बेसिकली हमने एक स्ट्रेटेजी जो अपनाई कि डिटरेंस बाय पनिशमेंट, और हमने स्टार्ट किया कि पाकिस्तान को हम डिटर करेंगे पनिशमेंट के, और हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ठीक है, उनको बाज लाने के लिए। साथ ही साथ हमने एक डिनाइल स्ट्रेटेजी किया कि हम पाकिस्तान से जो आतंकवाद का जो एक्सपोर्ट होता है, जो सपोर्ट होता है, हथियारों का सपोर्ट होता है, स्मगलिंग होता है, उसको हम कैसे अपने से अलग कर सकें। तो आज के दिन जो हमारी रीति नीति है वो यही है कि हम पाकिस्तान को एक हार्ड पावर के रूप में डील कर रहे हैं ताकि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो सुरक्षित हो पाए। लेकिन पाकिस्तान ज़रूरत भी है, कोशिश भी करते हैं, मल्टीलेटरल फोरा पे भी ज़रूरत करते हैं, महसूस करते हैं कि पाकिस्तान अगर हमारे साथ आते तो हमारे दुनिया का जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, जो पर्टिकुलरली जो वेस्ट एशिया के और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, जिसमें हम ईरान के साथ में आर्थिक संबंध बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ से एनर्जी रिसोर्सेज इंपोर्ट करना चाहते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिच कंट्रीज़ हैं, उनसे एनर्जी लाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान बाज आता है और भारत की सुरक्षा को किसी भी तरीके का अगर खतरा नहीं है तो पाकिस्तान के साथ में वार्ता को बढ़ाया जा सकता है। और लेकिन जो हालात आज के दिन पाकिस्तान, इमरान खान खुद ही स्वीकार किया है कि 40,000 हमारे यहाँ आतंकवादी पनाह लिए हुए हैं, वो 40,000 आतंकवादियों को जब तक वो ख़त्म नहीं करेंगे और जो क्रॉस बॉर्डर आतंकवादी गतिविधियों को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान के साथ वार्ता करना संभव नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात, बड़ा इंटरेस्टिंग बातें आई कि भारत की बेसिकली हम समझ रहे हैं कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं। हमारी ज़रूरतें दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम ग्लोबल डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, हम यूएन सिक्योरिटी या जो भी इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं। उन सब के लिए कोशिश करते, भारत के साथ कोशिश किया कि कैसे हम बैलेंस कर सकें, कैसे मेंटेन कर सकें। भारत ने पहला हमने एक वरीयता रखी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो सुपर पावर है और स्टेटस आज भी मेंटेन किया है, उसके साथ में प्रॉक्सिमिटी डेवलप किया, उसके साथ अच्छे संबंध बनाए, आर्थिक संबंध बनाए, न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील की। तो एक तरफ हम उधर वेस्टर्न पावर्स को कन्विंस किया अपनी क्षेत्रीय और एशियाई डिप्लोमेसी के लिए। दूसरा जो अमित जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि चाइना को हाउ टू कोप विद राइज ऑफ चाइना, कि चाइना एक तरीके से जो राइज कर रहा है, खासकर जो दक्षिण एशियन कंट्रीज़ में आ रहा है, कि जो हमको एक तरीके से जो एनसर्किल कर रहा है, और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान जिस तरीके से पोर्ट डेवलप कर रहा है, ये स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए कितना, तो हाउ टू कोप विद दिस राइज ऑफ चाइना, कि उसको कैसे हम एडजस्ट करें, हम उसको स्ट्रेटजिक उस डेप्थ में ले जाएं या कैसे हम समझें। इन सब के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो समझ में भारत की विदेश नीति में जो एक समझदारी डेवलप की कि पहले हमको अपने पड़ोसियों को
करेक्ट करना पड़ेगा। और हमने उसके लिए मोदी जी ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेके आए कि पहले हम अपने पड़ोसी को मजबूत करेंगे, उसमें अपने सारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करेंगे, ताकि जो चाइनीज जो इंक्रीजिंग जो इन्फ्लुएंस है उसको हम मिनिमाइज कर पाएँ, जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर का इन्फ्लुएंस है उसको मिनिमाइज कर पाएँ, और हम अपना एक इन्फ्लुएंस नेबरिंग कंट्रीज़ में बढ़ा सकें, और नेबरिंग कंट्रीज़ को भी अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरी शक्तियों के पास ना जाना पड़े, भारत के साथ ही। और ये बहुत बड़ी सफलता है कि आज के दिन पाकिस्तान के अलावा सभी देश, राजीव जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा कि सभी देश आज के दिन भारत पे विश्वास करने लगे हैं, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो। ये कहीं न कहीं एक कॉन्फिडेंस आया है इन देशों के बीच के प्रति कि भारत हमारी आर्थिक विकास में साझेदारी हो सकती है, भारत के साथ में हमारी सुरक्षा के क्षेत्र में भागीदारी हो सकती है, और जो राजनीतिक स्थायित्व आ सकता है तो भारत के सहयोग से आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तान के अलावा जो आप कहा कि फ्यूचर अभी क्या आगे होगा, क्या रीति नीति अपनाएंगे, इमरान खान साहब बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन बिना आर्मी के वो भी आगे नहीं बढ़ते हैं, तो अभी कहना इस स्टेज पे थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि किस डायरेक्शन में वो बढ़ेंगे। राजीव साहब, संजय भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सवाल करूंगा कि आज जबकि हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, 70 साल से ज़्यादा पुराना हमारी डेमोक्रेसी हो गई है, पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी आई गई। जब हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो आपको लगता है कि इतने सालों की हमारी विरासत में हमने अफ़गानिस्तान को ये यकीन दिलाने में ज़्यादा मेहनत की है कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर उसके पड़ोसी हैं? निश्चित ही देखिए, जिस तरह से अफ़गानिस्तान भारत पर भरोसा करता है और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है उसमें भारत के साथ खड़ा होता है, और वह बताता है कि वह किसी मुल्क पर अपने से भी ज़्यादा यकीन कर सकता तो वह भारत है। तो यह बात है ही, एक बड़े ही अलग तरीके से भारत ने अपना संबंध बनाया है अफ़गानिस्तान के साथ। जब विकट से विकट परिस्थितियाँ आए उस समय भी भारत उनका साथ दिया है। जब वहाँ पर बड़े ही तालिबानी जो शासन थे और उससे भी ज़्यादा आतंकवाद जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बना हुआ था, उनके महत्वपूर्ण नेता अब शरण ले रहे थे, उस शरण की तलाश में थे, उसमें भारत ने उन्हें शरण प्रदान किया। जब युद्ध हुआ जिसे कहते हैं जो आतंकवाद के खिलाफ कोलिशन बनी, उसमें भारत भले ही नहीं था लेकिन भारत ने उनके डेवलपमेंट का एक पार्टनर बने, उनमें काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग की बात की, उनके सैन्य बलों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया यहाँ पर आकर, और पाएंगे कि उनके अधिकारी हमेशा भारत आते रहते हैं और कहते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है और आप हमें पूरा सहयोग करें। और इसके साथ साथ भारत उनका एक तरह से कहें कि पुल बना हुआ है पश्चिम एशिया देशों में भी, जिसे कहें ईरान के साथ, ईरान, अफ़गानिस्तान सबके साथ एक उनका भरोसा है कि उन्हें एक स्थान दिलाएंगे उस पश्चिम एशिया के देशों में भी। और पाकिस्तान से नहीं बात जानता कि पाकिस्तान उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी बात यह है कि जो आतंकवाद की लड़ाई है वो जानते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र से जो फ्लैंक है उससे उन्हें लड़ना है और पूर्वी से भारत लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं किस तरह का हम दोनों में हो सकता है सामंजस्य समझौता, वो करने का प्रयास करते हैं। और देखिए, हम काफ़ी डीपनिंग जिसका रिलेशनशिप कहते हैं, उनके छात्रों को हम यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, हर तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, फेलोशिप्स दे रहे हैं, और इस तरह से वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम एक बड़ा ही एक विशेष संबंध हमने अफ़गानिस्तान के साथ विकसित किया है। और अभी जब गुड तालिबान बैड तालिबान की बात होने लग गई है तो वो जानते हैं कि ये गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं होता है, वह भारत की जो परिप्रेक्ष्य है उसके नज़दीक आ रहे हैं। तालिबान होता है। इस धोखे में बहुत लोग हैं, और कल को जब अमेरिका छोड़कर जाता है तो उनके लिए अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा कि किस तरह के समीकरण बनेंगे और भारत कुछ कैसे आएगा। और उसी में जो बात अभी संजय जी ने कही थी, जो बड़े राष्ट्र हैं, अब बड़े राष्ट्रों के साथ हमें एक नया समीकरण बनाना होगा। अमेरिका को कहीं ना कहीं हमें छोड़ना नहीं होगा, उसने जो कुछ करके गया है उसके आराम से हमें जाने नहीं देना चाहिए, उसे भी हमें इंगेज करना चाहिए। रूस बढ़कर आगे आ रहा है और चीन आ रहा है, तो हमें इन सारे राष्ट्रों के साथ अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर एक नए तरीके से हमें एक वातावरण तैयार करना होगा जिसमें चीन की भी भागीदारी हो। हमें चीन को अमेरिका के साथ मिलकर एक दुश्मन देश नहीं घोषित करना है। बिल्कुल, हमें बहुत ही इस पर सजग रहना होगा। जो जल्दीबाजी में हम बोल देते हैं नहीं कंटेनमेंट ऑफ चाइना,
हमें चाइना को बड़ा ही कॉम्प्लेक्स वे में इंगेज करना है। सुरक्षा की हमारी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, बिल्कुल, उसे हम मानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कई मुद्दों पर सांस्कृतिक से लेकर हम उनसे आर्थिक इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी, आज के देखिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा जो लीडर उभर कर आ रहा है विश्व में, चीन है। वह चीन है। हम चाहे न चाहे हमें कहीं ना कहीं से उनके साथ एक नया समीकरण उठाना होगा। आज के दिन में एक नई रूस बनकर आ रही है, और रूस कई संकट के क्षणों में हमारे साथ खड़ा रहता है। S-400 से लेकर कई हथियारों को, जो हमारे हाई टेक्नोलॉजी वेपन्स हैं, वो हमें मुहैया करा रहा है। हमारे साथ हाई जिसके स्पेस से लेकर कई जगह टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप कर रहा है। तो हम इन सब के साथ मिलकर कैसे अफगानिस्तान को भी जोड़ें, ये हमारी चुनौती रहेगी। अमित जी, मैं चीन की बड़ी अच्छा जिक्र किया उन्होंने। हमें टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक अपने इंटरेस्ट को भी देखते रहना है। आपको लगता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अब हम फुल मेंबर हैं, और इसी तरह के आसियान और जो जहाँ से ईस्ट से हम बहुत कुछ ले सकते हैं, इसमें हिंदुस्तान ने काफ़ी अच्छी पेशरफ्त की है? ज़रूर, हम कोऑपरेशन कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं, मल्टीलेटरल फोरम पे कर रहे हैं, ये अच्छी पेशकश है। आसियान की बात हो, SCO की बात हो, कोऑपरेशन हमें किस फ्रंट पे करना है SCO में, ये हमें डिसाइड करना है। आसियान के साथ हमारे कोऑपरेशन बहुत दिनों से मजबूत होते जा रहे हैं। तो हमारा एक इंडिया का इकोनॉमिक क्लाउड बढ़ते जा रहा है, इंडो पैसिफिक कंसेप्ट है, हमारा कोऑपरेशन बढ़ रहा है आसियान के साथ, हमारा प्रभाव बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक में जी, और हम एक मजबूत पावर के रूप में उभर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। तो हमको अपने जो कोऑपरेशन का क्षेत्र है उसमें विस्तार करना होगा, एशियान हो या SCO में हो। SCO में सेंट्रल एशिया के देशों के साथ कोऑपरेशन बढ़ाओ, SCO फ्रंट पे चाइना के साथ भी SCO के थ्रू कोऑपरेशन बढ़ सकता है। तो हमें एक तरह से ये हमारी स्ट्रेटजी है अपनी प्रभाव अपने नेबरहुड के बियॉन्ड बढ़ाने की। जी सर, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो आपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की, देखिए विडम्बना है भारत के साथ। पहली बात तो कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें चाइना और रशिया का, चाइनीज इनिशिएटिव था, चाइना और रशिया का डोमिनेंस है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जुड़े हुए हैं। अब इसमें ये मुद्दा उठाते हैं कि वो, जो कि भारत भी उनसे अब मेंबर हो गया और भारत का भी मुद्दा जुड़ा हुआ है, उसमें 2-3 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि सीधी सीधी लड़ाई अमेरिका से। पहला जो ट्रेड वॉर का इशू है, ठीक है, कैसे वो वहाँ वो चाइना भी सफ़र कर रहा है और इंडिया भी कहीं किसी हद तक सफ़र करेगा, तो कैसे हम अमेरिका के साथ में ट्रेड के इशू पे, कॉमर्स के इशू पे हम उनसे बार्गेन कर सकते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा मुद्दा जो वातावरण का, पर्यावरण का मुद्दा है, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, वो मुद्दे को भी लेके हमको चीन के साथ भागीदारी बनानी पड़ेगी। लेकिन विडम्बना जो मैंने कही वो ये है कि जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो भारत अगर उसमें घुसता है और ईरान के इशू को लेके भारत अगर ईरान के साथ खड़ा होता है तो कहीं अमेरिका इससे थोड़ा नाखुश होता है, ठीक है। और अमेरिका की भी हमको ज़रूरत है बहुत सारे इश्यूज़ पे, चाहे वो जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हों, चाहे वो न्यूक्लियर कॉपरेशन का इशू हो, चाहे वो साउथ एशिया का इशू हो, चाहे वो टेररिज्म का इशू हो, अफगानिस्तान का इशू हो। अमेरिका आज उतनी ही ज़रूरत है हमको उतनी ज़रूरत है जितनी की रशिया और चाइना की भी ज़रूरत है। तो एक बैलेंसिंग स्ट्रेटजी अपनाने की बात है। दूसरा जो आपने अमित जी ने पहले उठाया था कि इंडियन ओशन में कैसे भारत का, देखिए अगर आप ट्रेड डेटाज में जाते हैं तो जो 1990 के दशक से और 1990 तक 2000 तक मान लीजिए भारत का लगभग 70% ट्रेड होता था वेस्टर्न बॉर्डर से, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में। अब शिफ्ट हो गया, अब लगभग 70% वो जो ट्रेड होता है इंडिया का वो ईस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न कंट्रीज से होता है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण एक इशू उठ के आ गया, और उसमें इंडियन ओशन का हो या सी लेन कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे साउथ चाइना सी की बात हो, तो वहाँ पे हम कैसे चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में अच्छे संबंध बना सकते हैं, वो हमारे ट्रेड पर इन्फ्लुएंस डालेंगे। वन लाइन रिएक्शन में राजीव जी, एक लाइन में, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है। सार्क, देखिए सार्क की आवश्यकता है, लेकिन आज के दिन में वह लगभग मृतप्राय है। ब्रिक्स देखिए एक न्यू, जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी है, और भारत आज के दिन में ब्रिक्स और बिम्स्टेक, इन्हीं दोनों को एक ऑल्टरनेटिव फोरम के रूप में
जमकर इस्तेमाल कर रहा है। और यह जिस हमने भारत ने जो सार्क से मूव करके बियॉन्ड जिसको कहते हैं, जो ट्रेडिशनल जियो पॉलिटिक्स जो थी और ज्योग्राफिकल डिवीजन जो था, उसको इसने तोड़ा है। और आज के दिन में हम ऑल्टरनेटिव फोरम्स की तलाश में हैं और हम जा रहे हैं एससीओ से लेकर बिम्स्टेक से लेकर हर एक, वैसे जिसको कई लोग सब रीजनल कहते हैं, लेकिन मैं तो उसको न्यू रीजनल फोरम्स कहता हूँ कि सार्क तक ही अपने आप को कैप्टिव मत बनाइए। डॉक्टर अमित, इंडिया नेपाल वन लाइन रिएक्शन। बहुत लोगों का मानना है कि कुछ सुधार नहीं हुआ, बट मेरा मानना है कि आप देखिए 2000 गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट का देख लीजिए, 2013-14 में क्या पोजीशन था, आज क्या पोजीशन है, इम्प्रूवमेंट है। इंडिया नेपाल इंटेंशन देखिए, मोदी गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या थी, विजिट हुआ, दो बार विजिट हुआ, कुछ करना चाहती है गवर्नमेंट, और निश्चित रूप से स्थिति सुधरी है 2014 और 19 में। जी डॉक्टर संजय, इंडिया म्यांमार। इंडियन म्यांमार ना जी। देखिए, म्यांमार हम कैसे म्यांमार से जुड़ रहे हैं, बेसिकली सार्क माइनस बिम्स्टेक, और बिम्स्टेक का मेंबर म्यांमार भी है और भारत भी है और थाईलैंड भी है। तो एक म्यांमार एक ब्रिज है इंडिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ जुड़ने का एक ब्रिज है और बहुत महत्वपूर्ण है एनर्जी रिसोर्सेज में। लेकिन म्यांमार में इश्यूज भी हैं, चाइना एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे, रोहिंग्या इशू बहुत बड़ा अपने आप में इशू है। लेकिन मैं एक बात लास्ट कहूँगा कि भारत की जो पहल है वो अभी बायलैटरलिज्म से मल्टीलैटरलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो मल्टीलैटरलिज्म हमको फ़ायदा दे रहा है। हमने BBIN जो भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन किया है, सब रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, और ये मल्टीलेटरल अप्रोच हमको दक्षिणी एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरफ ले जा रहा है। राजीव जी, इंडिया श्रीलंका। देखिए, इंडिया श्रीलंका अब आतंकवाद के मुद्दे पर एक हो रहे हैं और अब हम विभिन्न क्षेत्रों में आ रहे हैं। जैसा कि अभी इंडियन जो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की गई, हम उसमें काफ़ी जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमें पूरे देश के साथ जोड़ रहा है वह है कनेक्टिविटी इशू। अभी जितना आप पढ़ेंगे, जितने विश्व भर में, तो कनेक्टिविटी के मामला में हर सारे क्षेत्रों में, चाहे वह एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वह सी लेन्स की बात आप तो कोस्टल के एक्सपर्ट हैं, और उसके साथ साथ आप उस पर भी थोड़ा देखिए, उसका हम आप बता रहे, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल रोड कनेक्टिविटी हो, सारे का फोकस एशिया है और विशेष करके इंडिया के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उन पर है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो रही है कोस्टल सिक्योरिटी के, कोस्टल सिक्योरिटी मुंबई घटना के पश्चात हमने इसे एक नया अंजाम दिया है, हमने इसे नई तकनीक से जोड़ा है, हमने इस पर पेट्रोलिंग बढ़ाई है। और एक तरह से कहते हैं कि जो कोस्टल जो शुरू के क्षेत्र रहते हैं, जो समुद्री उसका जो कहेंगे तट का, उस पर हमने काफ़ी ध्यान दिया है। अमित जी, आपको क्या लगता है 70 साल के बाद में, हम 47 में जहाँ खड़े थे एकदम आज़ादी के बाद एक काम चलाओ सरकार से 2019 में, आप मानते हैं फॉरेन रिलेशंस में पड़ोसियों के साथ हमने काफ़ी तरक्की की है? देखिए, इंडिया राइज हुआ है पिछले 70 सालों में, अभी पोजीशन इंडिया राइज, हमारे रिलेशन इम्प्रूव कर रहे हैं पड़ोसी देशों के साथ। फियर और सस्पिशन ये पहले भी था, लोग कहते हैं कि इंडिया राइज के साथ फियर एंड सस्पिशन इकोनॉमिक राइज के साथ बढ़ रहा है, बट मेरा मानना नहीं है। फियर एंड राइज पहले भी था और कम ही हुआ है। बहुत सा नेपाल, बांग्लादेश के साथ काफ़ी कम हुआ है, श्रीलंका के साथ कम हुआ है और नेपाल के साथ भी कम हुआ है।